नमस्ते कौटिल भाई। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपका HPHT ग्रोइंग फैसिलिटी जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और आप बहुत जल्द उसको लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि जब पूरा हिंदुस्तान CVD में लगा हुआ तो आपने ये रास्ता क्यों चुना? ज़रूर उसकी कोई वजह होगी, तो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। उसमें ऐसा है कि एक तो HPHT टेक्नोलॉजी रेयर है, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और दूसरा HPHT में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वेरी लो आता है, और दूसरा उसका जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो CVD में वैसा ट्रीटमेंट इसमें नहीं करना पड़ता, और दूसरा CVD में जो जहरीले गैस यूज होते हैं वो HPHT में कोई गैस ऐसा जहरीला कोई पदार्थ यूज नहीं करते हम लोग, इसलिए। और जो ग्रीन डायमंड बोलते हैं वो HPHT को ही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे पूछना था कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो लोग क्या कहते हैं कि HPHT टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा लैंड ज़रूरी है, ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है और चाइना से compete करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, जो CVD का 6 किलोवाट का जो मशीन प्रोडक्शन देता है वो 100 से 200 कैरेट तक देता है। वैसे HPHT का मशीन 1000 का मेरे पास मशीन है, उसका कंजप्शन कुछ 3 या 4 किलोवाट का है, और उसमें 1000 से 2000 कैरेट हर एक साइज में डिफरेंट क्वांटिटी निकलता है आउटपुट। अच्छा, लेकिन उसके लिए जगह बहुत लगती है क्योंकि मशीन का साइज बड़ा होता है। मशीन का साइज बड़ा होता है, जगह ज़्यादा लगती है, वो बात सही है। अच्छा, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपने कहीं किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है? कैसे डेवलप कर रहे हो आप? हम 2014 से रशिया और दूसरे बहुत यूरोपियन साइंटिस्ट है उसके साथ मैं काम कर रहा था 2014 से, तब से हम लोग डेवलप में लगे थे। अभी हम लोग सिर्फ लैब-ग्रोन डायमंड ग्रो कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट जो नेचुरल का थोड़ा हम लोग सक्सेस हुए हैं, जो वो बूथ टेक्नोलॉजी है, CVD और HPHT दोनों प्रोसेस में गुजरता है, तब थोड़ा उसमें 20% हम लोग को रिजल्ट मिला है, जो उसमें नेचुरल डायमंड है, और हर एक कोई लैब उसको पहचान नहीं पाती है। अच्छा, तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत एक्टिव हो, हमेशा दुनिया भर में घूमते रहते हो और बहुत सारे ट्रेड शोज़ में आपने भाग लिया है। तो हाल में पिछले 1 साल में आपने करीबन 5-6 ट्रेड शोज़ तो किए होंगे। तो ये ट्रेड शोज़ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखो ट्रेड शोज़ के लिए क्या होता है कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, माल ले जाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी खर्चा होता है, समय भी देना पड़ता है। तो उसका रिटर्न आता है क्या, नंबर 1? और नंबर 2, ये सारे शोज़ जो पिछले 2 साल में हुए उसमें से सबसे प्रोडक्टिव जिसको आप कहते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ, नए कॉन्टैक्ट्स मिले, नया ऑर्डर मिला, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, लोगों की धारणा क्या रहती है ट्रेड शो में कि भाई कितने का माल बिका ट्रेड शो में, वो लोगों की धारणा है। लेकिन हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कितनी कंपनियों से हमने कांटेक्ट किया और कितनी कंपनी से हमने बात किया और कितनी कंपनी से आफ्टर ट्रेड शो हमने बिजनेस किया, वो हमारा रहता है। और दूसरी कंपनी का क्या रहता है, ट्रेड शो में कितना बिजनेस हुआ, वही होता है उनका फोकस, दूसरा फोकस। और हमारा मेन बिजनेस कंपनियों के साथ मेन फोकस रहता है कि कितनी कंपनियों के साथ हम लोग फोकस कर बिजनेस किया, वो सब हमारा फोकस रहता है। और आज तक हम लोगों को ज़्यादातर सफलता ही मिली है, और बहुत सारी कंपनियों के साथ हम लोग आज जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियाँ जो टॉप मोस्ट ज्वेलरी में है। हाँ, तो लेकिन जैसा मैंने आपसे पूछा था कि जो पिछले 4-5 शो हुए हैं, जैसे हांगकांग है, दुबई है, विचेंजा है, और भी सिंगापुर शो हुआ था, म्यूनिख हुआ था, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा आपको? अभी रिसेंटली हांगकांग का शो ख़त्म हुआ है, उसमें हांगकांग का बहुत सारा इंक्वायरी आया है। हांगकांग शो में करीब ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर और ये जापान सबका बायर्स है, और उन लोगों को वेरी एट्रैक्टिव लगा, और वहाँ से बहुत सारी जो न्यू ज्वेलरी की बिग ब्रांड है उन लोगों का इंक्वायरी हुआ, और बिजनेस भी थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हुआ। अभी देखो हिंदुस्तान में GJPC बहुत एक्टिव है, बहुत सारे शोज करती है,
लेकिन अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन करने की जाए कि जो ऑर्गेनाइजर्स फॉरेन कंट्रीज के हैं, तो जीजेपीसी या फिर इंडियन ऑर्गेनाइजर्स को क्या सीखना चाहिए? कुछ ना कुछ तो हमको इम्प्रूवमेंट ज़रूर करनी है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार? नहीं, पहले तो उनको मैनेजमेंट कैसे करते हैं जो ये एग्जीबिशन का वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट हम लोग सिग्नेचर शो में मेरा बूथ था, मैंने बहुत सारी कंप्लेंट की लेकिन एक भी कंप्लेंट सोल्व नहीं हुई थी। और हर बार ऐसा होता है, वो लोग ध्यान नहीं देते और उनके जो कस्टमर कर्मचारी है जीजेपीसी के, वो सब सरकारी कर्मचारी के जैसे जवाब भी नहीं देते वैसे है। तो उनको पहले तो मैनेजमेंट सीखना चाहिए कि ऑर्गेनाइज कैसे होता है, वो सीखना जरूरी है। और आखिरी सवाल है, जैसे हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, जो लैब ग्रोन डायमंड प्रमोशन काउंसिल जो है उसका LDJS 2022 में हमारी मुलाकात हुई। आप तो पहले शो में भी थे, दूसरे शो में भी थे, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। और उनका तीसरा शो भी अनाउंस हो चुका है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। नहीं, मैंने जो वर्ल्ड वाइड शो किए थे, लेकिन जो स्पेशल ऑर्गेनाइजर जो LDGS में जो स्पेशल हर एक बूथ ऑर्गेनाइज को, हर एक कंपनी को कंपनी टू कंपनी जो मीट करवाते हैं, वो बढ़िया सिस्टम है उनका। वैसा इंडिया में जीजेपीसी नहीं कर पाता है, मालूम नहीं क्यों। और दूसरी चीज़, और हमको बहुत अच्छा लगा था, और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग करेंगे, ऐसा हमारी इच्छा है, जताई है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ Thank you. कि आप हमारी मैगजीन को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ Thank कि you. जितने सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो सफल हो, Thank you. हम और आप जुड़े रहें, क्योंकि जब तक हम दोनों कार्यरत हैं, हमको बिजनेस मिल रहा है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ पूरी इंडस्ट्री के साथ। थैंक यू।